हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन ऑन टॉपिक ट्रेडिंग ऑन इक्विटी और फाइनेंशियल लिवरेज। सबसे पहले हमें कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जिन्हें रिकैपिचुलेट करना पड़ेगा। ऐसे ही हमारे पास एक कॉन्सेप्ट जो बहुत ज्यादा यूज होगा इस टॉपिक में इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जिसे हम ROI भी कहते हैं। सो व्हाट इज अ फॉर्मूला ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट? The formula is earning before interest and tax upon capital employed into 100. This capital employed comprise of both shares and debentures. तो पहला हमें ये फॉर्मूला याद होना चाहिए टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स। दूसरा हमारे पास ईपीएस का फॉर्मूला भी यहाँ यूज होगा। व्हाट इज ईपीएस? इट इज अर्निंग पर शेयर. And what is the formula of calculating earning per share? It is earning after tax divided by number of shares. और यहाँ शेयर्स की जब हम बात कर रहे हैं तो हम इक्विटी शेयर्स की ही बात कर रहे हैं। हमें एक ही शेयर गिवन होगा क्वेश्चन में, तो ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। और नंबर ऑफ शेयर्स हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? जो भी हमारी शेयर कैपिटल होगी हमें उसको फेस वैल्यू ऑफ शेयर से क्या करना है बेटा? डिवाइड करना है। यूजुअली क्वेश्चन में अगर कुछ नहीं गिवन तो एक शेयर की फेस वैल्यू 10 होती है। अदरवाइज अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है 50 रुपीज, 20 रुपीज, वट एवर अमाउंट इज गिवन, वी विल कंसिडर दैट अमाउंट। एक और चीज जो यहाँ पर बहुत ध्यान देने के लिए है कि अर्निंग आफ्टर टैक्स हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए बेटा हमारे पास स्टेप्स हैं। हमें अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स गिवन होगा। सबसे पहला स्टेप है हमें इसमें से माइनस करना है इंटरेस्ट। व्हेन वी विल सब्ट्रैक्ट इंटरेस्ट वी विल गेट अर्निंग बिफोर टैक्स। और जब हम इसमें से टैक्सेस माइनस करेंगे देन वी विल गेट अर्निंग आफ्टर टैक्स। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। आपको पहले इंटरेस्ट माइनस करना है, इंटरेस्ट माइनस करने के बाद टैक्सेस माइनस करना है। हो सकता है आपको टैक्सेस की परसेंटेज गिवन हो। हम टैक्सेस किस पर कैलकुलेट करते हैं? वी कैलकुलेट टैक्सेस ऑन अर्निंग बिफोर टैक्स। जो भी हमारी अर्निंग बिफोर टैक्स होगी उसके ऊपर हम इसे कैलकुलेट कर लेंगे। अगर ये तीन चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई हैं तो अब कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आपके लिए बिल्कुल भी उसे सॉल्व करना डिफिकल्ट नहीं होगा। अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वाई लिमिटेड वांटेड टू रेज फंड ऑफ ₹30 लाख। इट एक्सपेक्टेड अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ₹3 लाख। सी हमें EBIT यहाँ पर क्वेश्चन में बहुत क्लियरली गिवन है 3 लाख रुपीज का। कंपनी वांट टू रेज दिस फंड थ्रू डेट। डिबेंचर इशू करके कंपनी रेज करना चाहती है और जो हमारे पास डिबेंचर के ऊपर इंटरेस्ट गिवन है दैट इज 15%। सी इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज कॉस्ट ऑफ डेट। जो भी हमारे पास डिबेंचर पे इंटरेस्ट होता है उसी को हम कॉस्ट ऑफ डेट कहते हैं। और अगर हम चाहते हैं कि डिबेंचर्स इशू हो देन ROI शुड बी ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ डेट। तो सबसे पहला स्टेप क्या है बेटा? कॉस्ट ऑफ डेट तो हमें इस क्वेश्चन में पता लग ही गया है, कितना है हमारे पास? 15%। नाउ व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट इज ROI। और अभी मैंने आपको ROI का फॉर्मूला बताया था। व्हाट इज द फॉर्मूला? इट इज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो इस क्वेश्चन में तो बहुत क्लियरली आपके पास EBIT गिवन है। द अमाउंट ऑफ EBIT 3 लाख, कैपिटल एम्प्लॉयड इज 30 लाख। और अगर मैं अपना ROI कैलकुलेट करूं इट इज कमिंग एट 10%। नाउ वी हैव टू कंपेयर आर ROI एंड कॉस्ट ऑफ डेट। मैंने आपको बोला हम डिबेंचर्स तभी इशू करेंगे जब हमारा रिटर्न ज्यादा है। बट इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में व्हाट वी कैन सी कि जो हमारा कॉस्ट ऑफ डेट है इट इज मोर देन ROI। हमारा कॉस्ट ऑफ डेट है 15% जबकि हमारा ROI है 10%। सो इट इज नॉट सजेस्टेड टू इशू डिबेंचर। सो व्हाट कंक्लूजन वी विल राइट? सजेशन क्या है? नॉट टू इशू डिबेंचर्स। अब देखो बेटा ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, 3 मार्कर भी आ सकता है, 2 मार्कर भी आ सकता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है जहां हमने ROI और कॉस्ट ऑफ डेट को कैलकुलेट किया। मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है
Joy Limited एक chemical industry है which is planning to expand its business. Now to cater the international market, it needs additional capital of rupees 80 lakh for replacing machines with modern machineries. The company raised required fund by issuing debentures. See again the cost of debt is given 10%. हम पहले ही अपने पास नोट डाउन कर लेंगे कॉस्ट ऑफ डेट कितना गिवन है बेटा हमारे पास 10%. EBIT हमें गिवन है 8 लाख और टोटल कैपिटल इन्वेस्टमेंट गिवन है 1 करोड़. Total capital investment including this additional capital. So see, first what we have to calculate is ROI. So what is our formula? It is EBIT upon capital employed. So बेटा इस केस में हमारा EBIT कितना है? हमारा EBIT है 8 लाख और हमारे पास जो हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट गिवन इंक्लूडिंग एडिशनल कैपिटल इज 1 करोड़. Now we have to calculate our rate of interest which is coming 8%. Again इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि जो हमारा ROI है is 8% whereas our cost of debt is 10%. तो अब बताओ कौन सी परसेंटेज आपके पास ज्यादा है कॉस्ट की. So whether the company should issue debentures, what should be our answer? Our answer should be no. Company cannot issue debentures because it will increase the burden on companies fixed obligation. That means P&L के ऊपर already fixed charges ज्यादा है, रिटर्न हमारे पास कम है. अगर हम डिबेंचर्स इशू कर देंगे तो कंपनी पे और बर्डन बढ़ जाएगा. तो ऐसा क्वेश्चन आपके पेपर में 2 मार्कर या फिर 3 मार्कर आ सकता है. Now moving to our next question. Please read the question very carefully. Sakshi Limited is a company manufacturing electronic goods. It has a share capital of rupees 120 lakhs. The earning per share in the previous year was 0.5. देखो हमें earning already given है यहाँ पर 0.5. For diversification, the company requires additional capital of rupees 80 lakh. For this, the company raised fund by issuing debentures. During the current year, the company earned profit of 16 lakh on capital employed. It paid tax at the rate 40%. State whether the shareholder gained or lost in respect of earning per share on diversification. Show your calculations clearly. Now, when we will start this question, सी अगर हम बात करें ऑल्टरनेटिव 1 की तो हमारे पास यहाँ पर EBIT नहीं गिवन है, राइट. बट अगर हम बात करें ऑल्टरनेटिव 2 जो हमारा प्रेजेंट केस है जहां पर हम 80 लाख रुपीस का फर्दर अमाउंट रेज कर रहे हैं एज डिबेंचर्स, तो इस केस में हमारे पास अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इज गिवन 16 लाख. नाउ व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट? सी वी हैव टू सबट्रैक्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट which is 10%. और अगर मैं 80 लाख का 10% कैलकुलेट करती हूँ इंटरेस्ट, my interest is 8 lakh rupees. So what is my earning before tax? After interest, but yes, before tax मेरी अर्निंग जो है वो आ रही है 8 लाख. यहाँ मेरे पास अभी भी क्वेश्चन मार्क है, मुझे नहीं पता. फर्दर आगे बढ़े, वी हैव टू सबट्रैक्ट टैक्स. मैंने अभी आपको बताया था कि टैक्स हमेशा EBT पर कैलकुलेट होता है. हमारा EBT आ रहा है 8 लाख और टैक्स का रेट हमें गिवन है बेटा 30%. सो 30% ऑफ 40% का हमारे पास टैक्स रेट गिवन है. अगर हम 8 लाख का 40% टैक्स कैलकुलेट करेंगे तो 3,20,000 एंड इन दैट केस हमारा अर्निंग आफ्टर टैक्स कितना आ जाएगा? इट इज कमिंग 4,80,000. सी 4,80,000 is our earning after tax. इसको हमें डिवाइड करना है नंबर ऑफ शेयर से. इफ यू रिमेंबर हमारे पास शेयर कैपिटल गिवन है 1 करोड़ 20 लाख. I will use this column. We are given 1 crore 20 lakh as share capital. अब हमें इसे डिवाइड करना है 10 से to know our number of shares. So what is the number of share? It is 12 lakh.
And now what is our EPS? Our EPS is coming 0.40. जबकि अगर हम यहाँ पर देखें ऑल्टरनेटिव 1 में तो हमारा EPS कितना था? 0.50. कंपनी का EPS 0.50 से 0.40 पर आ रहा है. तो बताओ क्या कंपनी को डिबेंचर्स इशू करने चाहिए? हम लोगों ने फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव में पढ़ा है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव है शेयर होल्डर्स वेल्थ मैक्सिमाइजेशन. दैट मींस इंक्रीज इन द करंट मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स. और वो कब होगा? जब आपकी अर्निंग बढ़ेगी. बट इस केस में वी कैन सी देयर इज फॉल इन द वैल्यू ऑफ EPS. So it is suggested not to issue debenture in this case. I hope this question is clear. Moving to our next question. Smart Stationery Limited want to raise fund of rupees 40 lakh for new project. The management considering the following mix of debt and equity to raise this amount. See, हमारे पास alternative 1 में 40 लाख की equity given है और सेकेंड ऑल्टरनेटिव में 30 लाख का इक्विटी और डिबेंचर्स हम कहें या डेट कहें, जो भी हम लोन फैक्टर कह सकते हैं, 10 लाख. और थर्ड ऑल्टरनेटिव में हमारे पास 10 लाख का इक्विटी है और 30 लाख का डेट है. नाउ द क्वेश्चन इज सेइंग व्हाट इफ द इंटरेस्ट रेट इज 9% एंड द फेस वैल्यू ऑफ शेयर इज 100 ईच. देखिए मैंने अभी आपको बोला था इफ नथिंग इज मेंशन्ड वी विल टेक in face value as 10, but यहाँ given a 100. Tax rate given a 30%, earning before interest and tax is given 8 lakh. Now it is asking that under which of the following alternative will the company be able to take advantage of trading on equity. और देखो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का बेनिफिट कहाँ मिलेगा? जहां हमारा ROI कॉस्ट ऑफ डेट से ज्यादा होगा और हमारा EPS इस केस में क्या होगा? राइजिंग. तो जहां हमारा EPS सबसे ज्यादा होगा उसी ऑल्टरनेटिव को हम चूज करेंगे. सेकेंड क्वेश्चन हमसे पूछ रहे डज अर्निंग पर शेयर ऑलवेज राइज विद इंक्रीज इन डेट? आंसर इज नो. इट विल राइज ओनली व्हेन ROI इज ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ डेट. जब हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कॉस्ट ऑफ डेट से ज्यादा होगा तभी हमारा EPS बढ़ेगा, अगर हम डिबेंचर ज्यादा इशू करेंगे. आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर. आगे बढ़ते हैं, इसका टेबल बनाते हैं. बेटा हमारे पास अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इन तीनों ऑल्टरनेटिव्स में गिवन है 8 लाख. सो आई विल राइट माय EBIT एज 8 लाख. नाउ इफ आई टॉक अबाउट इंटरेस्ट, तो पहले केस में हमारे पास डिबेंचर ही नहीं है तो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो 9% का वो किस पर अप्लाई होगा? 0 पर. अमाउंट विल बी नील, 0. और अगर हम बात करें 10 लाख का 9% तो इट विल बी 90,000. और अगर हम बात करें 30 लाख का 9% देन इट विल बी 2,70,000. सो व्हाट वी विल गेट अर्निंग बिफोर टैक्स. तो हमारे पास कितना अमाउंट आ रहा है? 8 लाख. और अगर मैं देखो यहाँ पहले अपना टैक्स लिख लूं 30%, सी अमाउंट जो मेरे पास आएगा 8 लाख माइनस 90,000, इट इज कमिंग 7,10,000. एंड 8 लाख माइनस 2,70,000, it is coming 5,30,000. Now I have to levy tax of 30% on this EBT, earning before tax. तो फर्स्ट केस में तो मेरा अमाउंट कितना आ जाएगा? 2,40,000. सेकेंड केस में अगर मैं 30% ऑफ 7,10,000 करूंगी देन इट विल बी 2,13,000. एंड 5,30,000 का अगर मैं 30% कैलकुलेट करूंगी इट विल बी 1,59,000. और जब मैं ये टैक्स माइनस कर दूंगी व्हाट आई विल गेट अर्निंग आफ्टर टैक्स. तो सबसे पहले फर्स्ट ऑल्टरनेटिव में मेरे पास अर्निंग आफ्टर टैक्स आ रहा है 5,60,000. सेकेंड केस में मेरे पास अर्निंग आफ्टर टैक्स आ रहा है 4,97,000. और थर्ड केस में मेरे पास अर्निंग आफ्टर टैक्स आ रहा है 3,71,000. यहां तक का कॉन्सेप्ट आई नो इज वेरी इजी समझना भी. आप इंटरेस्ट किस पर निकाल रहे हो? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स. तो देखो फर्स्ट केस में तो आपके पास डिबेंचर 0 थे, सेकंड केस में 10 लाख के डिबेंचर्स हो गए और इंटरेस्ट का रेट कितना है? 9%. तो देखो हमने कितना कैलकुलेट कर लिया? 90,000.
सेकंड केस में, थर्ड केस में हमारे पास डिबेंचर 30 लाख के हो गए, तो 30 लाख का हमने 9% कैलकुलेट करा, विच इज कमिंग 2,70,000। इस अमाउंट को माइनस किया। अब ये जो हमारा अर्निंग आफ्टर टैक्स आया बेटा, तीनों ही केसेस में हम इसे डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ शेयर से। तो बताइए हमारे पास टोटल कैपिटल, जो कैपिटल एम्प्लॉयड है वो कितना गिवन था? इट वाज गिवन 40 लाख। सो सी ऑल्टरनेटिव 1 में तो अगर हम 40 लाख को 100 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स कितने आ जाएंगे? 40,000। और यही अगर मैं बात करूं सेकंड केस की तो कितने आ जाएंगे? 30,000। वाई? क्योंकि जब हमने 10 लाख के डिबेंचर्स ले लिए 40 में से, तो हमारे पास शेयर्स के लिए अमाउंट बचा 30 लाख। और अगर मैं 30 लाख को डिवाइड करूंगी 100 से तो मेरे पास नंबर ऑफ शेयर्स आएंगे 30,000। एंड इन द लास्ट केस हमारे पास शेयर्स हैं 10 लाख रुपीस के, क्योंकि 30 लाख के तो हमारे डिबेंचर्स हो गए। उस केस में अमाउंट आ जाएगा 10,000। नाउ आई विल कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ EPS, which is 5,60,000 divided by 40,000, which is coming rupees 14. In second case, 4,97,000 divided by 30,000, it's coming 16.57. And अगर मैं लास्ट केस की बात करूं, then it is coming 37.1. तो देखो हमारे पास यहाँ रिफ्लेक्ट हो रहा है कि डिबेंचर के इशू के साथ हमारा EPS बढ़ रहा है। कैन द कंपनी गो फॉर थर्ड ऑल्टरनेटिव? यस, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा हमारे पास अर्निंग पर शेयर आ रहा है जब हम कितने डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं? 30 लाख रुपीस के। सो दिस इज हाउ द क्वेश्चंस हैव टू बी डन। और मैंने इस वीडियो में सारी टाइपोलॉजी कवर की है क्वेश्चंस की। आई होप all of them are clear to you. Thank you for watching this video. Stay connected and do subscribe my channel.